गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो का खासकर ये बनाया गया है कल के एग्ज़ाम के लिए BCOS 185, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें हम लोग बेसिक्स क्लियर करेंगे अपने, क्योंकि हम लोगों को जब तक यही नहीं पता होगा कि इंट्रोडक्शन में हमें पता ही नहीं होगा कि काम क्या होता है तो हम कैसे करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम ब्लॉक 1 में जो एंटरप्रेन्योरशिप और पर्सपेक्टिव से समझते हैं। हम जो यूनिट 1 में हम उसमें इंट्रोडक्शन और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है क्या, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है नया आइडिया लाना, रिस्क लेना और एक बिजनेस स्टार्ट करना। ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें एंटरप्रेन्योर अपनी मेहनत और रिस्क उठाने के कैपेसिटी देखी जाती है, ठीक है। यूनिट 2 जो है वो है एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम। ये एक इन्वायरमेंट होता है जो एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करता है, जैसे एजुकेशन, गवर्नमेंट्स, पॉलिसीज़ और हेल्प करने वाली इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप आपको करना कैसे, किस तरीके से आपको काम करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये सारी। यूनिट 3 है डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें अलग अलग तरह के बिजनेस और इनोवेशन के टाइप की बात होती है, जैसे कि लोकल या ग्लोबल बिजनेस और इनोवेशन आइडियाज़। यूनिट 4 में हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंशियंस। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप बनाने के लिए कुछ खास क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और लोगों से डील करने की नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए कि कैसे लोगों से डील करना है, ठीक है। और ब्लॉक 2 में हम लोग बात करेंगे बिज़नेस आइडिया सेलेक्शन एंड फेसिबिलिटी, कि हम लोग जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें कैसा आइडिया वगैरह लेना है। तो यूनिट 5 में जो है बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ में आइडेंटिफिकेशन, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सही आइडिया चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये मार्केट की डिमांड और अपने स्किल्स को मैच करके किया जाता है, ठीक है, कि आपका स्किल्स क्या है और मार्केट में डिमांड क्या है। यूनिट 6 में मार्केट रिसर्च, जैसे मार्केट में आप किस तरीके से रिसर्च करेंगे उसके बारे में, मार्केट रिसर्च के बारे में आप इसमें पता चलेगा कि मार्केट में किस तरीके से रिसर्च करना है, कस्टमर को क्या चाहिए, ये समझाने के लिए डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये मार्केट रिसर्च में है। और यूनिट 7 में बिज़नेस प्लान, कि हम लोग अपना प्लान कैसे रेडी करेंगे। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट की तरह होता है जिसमें बिज़नेस का एम, प्लान और पैशन का हिसाब होता है, जैसे फाइनेंशियल लिखना होता है, ठीक है। यूनिट 8 में हम बात करेंगे बिज़नेस प्लान फेसिबिलिटी। क्या आपका प्लान जो आपने बनाया असल में काम कर सकता है। जैसे आपने कुछ भी लिख दिया और सोचेंगे कि भाई मैंने आज स्टार्ट करूँगा, आज से 1 महीने में मेरे पास 1 लाख सेल हो जाएगी, आराम से करोड़ों बैठ के कमाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आपको सोचना पड़ेगा कि मार्केट में उस चीज़ की डिमांड है कि नहीं है। ये पूरी फैसिलिटी के साथ ही आपको पता चलेगा। यूनिट 9 में है इम्प्लीमेंटेशन, प्लान को रियलिटी में बदलना, काम मैनेज करना और प्रोडक्शन या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेट करना, ठीक है। बात करते हैं यूनिट 10 की, जो है मोबिलाइजेशन, रिसोर्स एंड स्टार्टअप, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे स्टार्टअप इनिशिएटिव, जैसे स्टार्टअप जॉब्स पैदा करते हैं, स्टार्टअप इंडिया में जैसे स्कीम, टैक्स में कैसे बढ़ोतरी करते हैं, छूट कैसे मिलती है इससे, ठीक है, सारी चीज़ें। फाइनेंशियल रिसोर्स, बिजनेस के लिए पैसा जुटाना, जैसे लोन लेना, ठीक है, लोन लेना, इन्वेस्टर्स से फंडिंग पाना या गवर्नमेंट स्कीम जैसे मुद्रा का यूज़ करना। नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स, पैसे के अलावा एक एंटरप्रेन्योर को मेंटोर्स, सही जानकारी और नेटवर्किंग की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी बंदा ना एकदम से अपना बिजनेस को शुरू से चांद तक नहीं लेके जा सकता। उसको एक गाइडेंस चाहिए कि उसको किस तरीके से अपना बिजनेस रन करना है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड एमएसएमई यानी स्मॉल बिजनेस, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एमएसएमई, जो हम यूनिट 13 में पढ़ेंगे। देश की जीडीपी में बड़ा रोल प्ले करते हैं एमएसएमई एक्ट 2006, इनके डेवलपमेंट और पेमेंट सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो यूनिट 14 फैमिली बिजनेस
वो बिज़नेस जिनको फैमिली मेम्बर ही चलाते हैं और कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उसे फैमिली बिजनेस कहते हैं। और यूनिट 15 है सक्सेस स्टोरीज, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप्स की कहानियाँ जो दिखाती हैं कि कैसे मेहनत और नया आइडिया से छोटा बिजनेस बड़ा बन सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं यूनिट 1 की, एन इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का मेन पर्पस क्या है। ये समझाना है कि असलियत में एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है और ये देश के लिए क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ हम इजी कॉन्सेप्ट में समझते हैं कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, सीधी बात हिंदी में आपको समझा रहा हूँ, आप इसको इंग्लिश में बना के रख सकते हैं। ये सिर्फ बिजनेस शुरू करना नहीं होता, बल्कि एक नई सोच, इनोवेशन है। जब कोई व्यक्ति मार्केट की किसी प्रॉब्लम को पहचानता है, उसके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढता है और उसे बिजनेस में बदल कर रिस्क लेता है। मतलब आसान भाषा में कहें तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके उस अपॉर्चुनिटी को सक्सीड करता है मार्केट में, अपने बिजनेस को बढ़ाता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप होता है। जैसे आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। तो जैसे 10 लोग तरबूज बेच रहे हैं एक लाइन में, और आपने तरबूज के जूस का बेचना शुरू कर दिया, या कोई ऐसी जगह जो बहुत गर्म है, मार्केट प्लेस वगैरह, जहाँ पे पीने खाने पीने का कुछ नहीं है, तो वहाँ पे खाने पीने का चलता है, ठीक है। ये एंटरप्रेन्योरशिप है एक तरीके से, लेकिन अपने बिजनेस को अलग वे में लोगों तक पहुँचाना, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो जो रिस्क उठाता है, ठीक है, रिसोर्स, पैसा, लोग, टेक्निकल का मैनेज करता है और कुछ नया क्रिएट करता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो नया क्रिएट करता है। पुरानी चीज़ों को लेकर के चल रहा है भाई, दादा परदादा वाली चीज़ें लेकर चल रहा है, तो भाई वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। कोई भी ठेला लेकर के दुकान में सामान लेने लग जाए, हर किसी को अगर तुम एंटरप्रेन्योर कहने लगोगे तो भाई साहब ऐसे भिखारी भी एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे, ठीक है। काम किस तरीके से तुम्हें आसान करना है, किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है और कैसे उस काम को और बेहतर बना सकते हो, वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करें तो इंडिया में कब हुआ था? इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप पुराने ज़माने से ही चलता आ रहा है, जैसे ट्रेड रूट्स, आर्टिशंस, लेकिन आज इसका स्वरूप बदल गया है। पहले ये पारिवारिक फैमिली बिजनेस तक सीमित था, ठीक है, पर एक टेक ड्रिवन और स्टार्टअप कल्चर आ गया जब अंग्रेज़ चले गए और लिबरलाइजेशन लगा इंडिया के ऊपर। उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे यहाँ पे काम स्टार्ट किया अपने। 1947 से पहले इंडिया में अंग्रेज़ों 1947 से पहले यहाँ पे अलग था। 1947 से 1990 तक हम लोग पुराने वाले के हिसाब से ही चल रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी। 1990 से लेकर के 2000 के बीच में गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन जारी किया था, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन के समय में बहुत से लोगों ने काम स्टार्ट किए अपने, ठीक है, एवोल्यूशन हुए मार्केट्स में। 2000 के बाद फिर अब तक चल रहा है, जो एआई में आर्टिफिशियल्स में, ऐप्स में, इन सब में डेवलपमेंट होता जा रहा है और लोग बिजनेस करते जा रहे हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरप्राइजेस की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? इकोनॉमिक फैक्टर्स, पैसा, कैपिटल, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर समझिए, कैपिटल, रॉ मटेरियल और लेबर की उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी, कि हमें कितने, अगर हमें कोई भी काम स्टार्ट करना है तो हमें उसमें कितना कैपिटल निवेश करना है, कितनी मटेरियल हमें चाहिए और हमें उसकी लेबर हमें कितने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम जो काम स्टार्ट करें उसके लिए हमें लेबर चाहिए, या ज़रूरी नहीं कि हमें उसके लिए इतना पैसा चाहिए, हमें लेस पैसे में भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल भी नहीं चाहिए, बना हुआ माल ला करके लेके आ सकते हैं, तो हमें उसके हिसाब से सामान इकोनॉमिक फैक्टर्स के हिसाब से चलना होता है। तो सोशल, कल्चरल एंड फैक्टर्स, इस सोसाइटी का सपोर्ट और एजुकेशन में, कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो उसमें हमारी सोसाइटी हमें सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। जैसे हम इलीगल काम तो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हम लोग लीगल कामों की ही बात कर रहे हैं इसमें, कि हम लोग लीगल काम करेंगे तो उसमें हमें कितनी सपोर्ट मिल सकती है। फिजिकली फैक्टर्स, इंसान के अंदर रिस्क लेने की हिम्मत और अचीवमेंट पाने की जुनून होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप ये देश की इकोनॉमिक के लिए क्यों ज़रूरी है? जॉब क्रिएशन करके देती है गवर्नमेंट को, ये कि एक एंटरप्रेन्योर सिर्फ खुद काम नहीं करता कभी भी, ठीक है,
बल्कि दूसरों को भी नौकरी देता है। अगर एक आदमी खुद का काम स्टार्ट कर रहा है तो उससे अकेले नहीं होगा, उसको लोगों को रखना ही पड़ेगा। अगर वो लोगों को रखेगा तो गवर्नमेंट को इसका बेनिफिट है, क्योंकि देश की जीडीपी बढ़ती है इससे। ठीक है। इनोवेशन में नए प्रोडक्ट्स आते हैं जो लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हैं। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, पीछे रह गए इलाकों में बिजनेस शुरू करके वहाँ का विकास डेवलपमेंट होता है। जैसे कि गांव वगैरह में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुराने चीज़ें ही चलते हुए आ रही हैं अभी तक। वहाँ पे कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि लोग क्या हैं कि अपने जितने भी रिस्क फैसिलिटीज़ होती हैं वो गांव से निकल के शहर में आकर कर देते हैं। गांव में एक बार के लिए आदमी रिस्क नहीं लेता, लेकिन शहर में ले लेता है। ऐसा क्यों है? मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो इसका मतलब है कि अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल्स कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर्स मॉडल ये इनोवेशन पर जोर देता है, कुछ नया करने का। और अदर मॉडल्स, इसमें अलग अलग थ्योरीज हैं जो बताती हैं कि एंटरप्रेन्योर कब और कैसे रिस्क लेता है। ठीक है। थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि रिस्क टेकिंग थ्योरी, रिस्क लेना में मेन काम है। अगर जब तक तुम रिस्क नहीं लोगे तब तक तुम एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, क्योंकि काम स्टार्ट करने के लिए इंडिया में रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम कहीं भी हो, अगर तुम्हें काम स्टार्ट करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, अगर तुम्हें कुछ बनना है तो। इनोवेशन थ्योरी की बात करें तो कुछ नया क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन करना में काम है। ठीक है। अब बात करें फिजिकोलॉजिकल थ्योरी की, तो इंसान का पर्सनैलिटी और उसका अचीवमेंट नीड कुछ बड़ा करने की प्यास से इस ड्राइव करता है। ठीक है। बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करें, स्टेज ऑफ बिल्डिंग बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में 4 स्टेजेस होते हैं। अगर तुम्हें कोई भी बिजनेस डेवलप करना है, बनाना है, तो पहले मार्केट एनालाइज करो। फर्स्ट थिंग हमेशा कि जो भी काम स्टार्ट कर रहे हो उस चीज़ के बारे में मार्केट में पता करो कि वो काम कोई और कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उस काम में कितना प्रॉफिट है। ठीक है। अगर तुम देखते हो कि अगर 100 लोग हैं, 100 में से 90 लोग वही काम कर रहे हैं, तो तुम उस मार्केट में उतरो ही नहीं, पहली बात तो। ठीक है। कि कंपटीशन में अगर तुम उतरोगे तो कंपटीशन में तुम पछाड़े जाओगे। अगर तुम कंपटीशन में उतरते हो तो तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि लोग तुम्हारे पास आएँ। डिज़ाइनिंग की बात करें तो एनालाइज करने के बाद, मान के चलो तुमने कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले तुमने मार्केट में रिसर्च किया, तुम्हें पता चला कि भाई ये प्रोडक्ट है मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकता है, 100 में से 90 प्रोडक्ट है, 90 लोग खरीदते हैं इसको। ठीक है। और 90 लोगों खरीदते हैं, 90 लोगों से खरीदते हैं, तो 90 लोगों को इतना प्रॉफिट होता है। अब तुम ऐसा क्या करोगे, लोग तुमसे खरीदें, 90 लोगों से खरीदना छोड़ करके तुमसे खरीदें, तो उसके लिए तुम्हें एक अच्छा सा डिज़ाइन चाहिए, एक अच्छा सा प्लानिंग चाहिए कि तुम्हें किस तरीके से उसको बनाना है, किस तरीके से लोगों की तरफ लगाना है। ठीक है। पहले एनालाइज करो, फिर प्लान करो कि तुम्हें किस तरीके से उसके ऊपर एग्जीक्यूट करना है, फिर डेवलपमेंट करो, यानी कि सामान का क्रिएट करो। जैसे कि तुमने प्लान कर लिया, अब तुम्हें उस सामान को इकट्ठा करना है, रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल लाओ, सामान लाना है तो सामान लाओ। ठीक है। इम्प्लीमेंट करो, मतलब पहले 3 हिस्सों में, पहले में तुम जानकारी इकट्ठा करो। ठीक है। दूसरे में उस जानकारी को एनालाइज करके अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करके तुम उसका एक ग्राफ बनाओ, जिससे तुम अपने काम को अच्छे से समझ सको कि तुम जो कर रहे हो वो कैसा है। ठीक है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट करो उस काम का, कि तुम्हें उस काम को बनाना है। बनाने के बाद तुम उसको सेल करो मार्केट में। तुमने जैसा जैसा डिज़ाइन में सोचा था कि तुम्हें किस तरीके से सेल करना है, वैसे सेल करो। वैसा तो नहीं होगा जैसे तुमने सोचा था, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक तुम्हारा काम धीरे धीरे होता रहेगा। बेसिक डेवलपमेंट प्रोसेस, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, चार्ट, सोर्स, स्टॉक। तो समरी इन सिंपल वर्ड में समझाओ तो एंटरप्रेन्योरशिप नई सोच, रिस्क लेना, रिसोर्स का सही यूज़, ये कहलाता है देश का विकास, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम का मेन फोकस ये है कि एक बिजनेस को फ्लोराइज ग्रो करने के लिए किस तरह के इन्वायरमेंट और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पहला, मीटिंग में एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम होता क्या है। एक एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम
उन सभी एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है जो एक एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो हम लोग अभी देर से एंटरप्रेन्योरशिप में हमने बात करी कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है। ठीक है, तो उसमें सपोर्ट करने वाले सारे जीवों को जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको कहते हैं एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसमें सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, बल्कि ऐसे लोग जो उनके पीछे थे, इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेस होते हैं जो नए बिजनेस को शुरू होने और सर्वाइव करने में मदद करते हैं। ठीक है, की एलिमेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। एक सक्सेसफुल इकोसिस्टम में ये चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे पॉलिसी एंड गवर्नमेंट जो है सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ जो बिज़नेस शुरू करने का आसान बनाए। ठीक है, कैसे बिज़नेस शुरू करना है इसको आसान बनाए। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने के लिए स्कूल, कॉलेजेस और स्किल्स डेवलपमेंट के सेंटर बहुत सारे हैं। ठीक है, जो आप लोगों को स्कूल में, कॉलेजेस में एजुकेशन तो मिल जाएगी, ट्रेनिंग जो है आपको स्किल्स एंड डेवलपमेंट सेंटर्स पे ही मिलेंगे। आपको स्कूल्स में कभी भी आपको पढ़ाई और कोई स्किल्स नहीं सिखाई जाती कि आपको लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों से कैसे आपको सामान सेल करना है। सपोर्ट सर्विस जैसे मेंटोर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स एंड कंसल्टेंट्स जो बिज़नेस को सही रास्ते पर रखते हैं। ठीक है, मेंटोर्स आपको रास्ता दिखाएंगे, लॉयर्स आपको बुरी चीज़ों से बचाएंगे, अकाउंटेंट्स आपके हिसाब को मैनेज करेंगे। मेंटोर्स और कंसल्टेंट जो है एक तरीके से आप दोनों आपको मुसीबत से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कारीगर हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों का कभी साथ नहीं छोड़ना। अगर आप बिजनेस कर रहे हो अपना, तो फाइनेंस बैंक्स एंड वेंचर कैपिटलिटी और इन्वेंटर्स जो सही समय पर सीड कैपिटल, शुरुआती पैसा देते हैं। कल्चरल सोसाइटी का नज़रिया, यानी क्या लोग रिस्क लेने को अप्रिशिएट करते हैं। अगर कल्चर सपोर्टिव होगा तो ज़्यादा एंटरप्रेन्योर सामने आएंगे। ठीक है, असल में हमारे कल्चर में क्या है ना, लोगों को रिस्क लेने से बचाते हैं। अगर कोई व्यक्ति है वो सोच रहा है कि भाई मैं अपना ये काम करूँगा, तो उसके घर से सबसे पहले बोलेंगे नहीं भाई तू ये नहीं करेगा, किसी और ने करा था उसको इतना नुकसान हुआ, तू करेगा तुझे भी नुकसान होगा। ठीक है, सब लोग सेम बोलेंगे कि भाई तुझे नहीं करना। ठीक है, सीधी बात। लेकिन अगर तुम ट्राई करते हो, एक बार कोशिश करके देखो, क्योंकि भाई तुम्हारे पास अभी समय है, तुम्हारे पास अभी वक्त है, तुम जवान हो, थोड़े से पैसे खो भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास पूरी उम्र पड़ी हुई है। ठीक है, तुम दोबारा वो पैसे कमा सकते हो। माँ बाप आपका सपोर्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अपना जीवन जी चुके हैं, उनको लगता है कि भाई अभी इसमें कोई वो नहीं है, स्कोप नहीं है। लेकिन समय बदल गया है, एक बार ट्राई करके देखिए, क्या पता सच में आप लोग कामयाब हो जाए। लोगों का क्या है, लोग कहेंगे नहीं होगा। ठीक है, रोल ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन, इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में अलग अलग इंस्टीट्यूशन का रोल होता है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, रिसर्च और नए आइडियाज़ जनरेट करना। गवर्नमेंट एजेंसीज क्या काम होता है, स्टार्टअप आइडिया जैसे प्रोग्राम के ज़रिए फंडिंग और मेंटरशिप देना। ठीक है, इनक्यूबेटर एंड एस्केलेटर, ये एक ऐसे हब होते हैं जो स्टार्टअप्स को ऑफिस स्पेस, नेटवर्किंग और ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो जल्दी ग्रो कर सके। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो कोलैबोरेशन, एंटरप्रेन्योर अकेले काम नहीं करते। ठीक है, वो मेंटोर्स और दूसरे पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कभी भी अकेले काम नहीं करेगा भाई साहब, उसको इन सब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मेंटोर्स की, कंसल्टेंट की, अकाउंटेंट की, लॉयर की, इन सबकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो हर चीज़ में बेहतर होगा ज़रूरी नहीं है। कोई अंधा अकाउंटेंट है, उसने खुद का काम स्टार्ट किया तो उसको भी है कि भाई उसको कुछ ना कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी। सस्टेनेबिलिटी, जब इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो बिज़नेस को फेल होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो आप सस्टेनेबिलिटी बनाइए कि इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी, स्किल्स आपको डेवलप करने हैं। ठीक है, स्किल्स डेवलप कीजिए, स्टडी कीजिए और स्किल डेवलप कीजिए। ये दो चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस तो दे देंगे, काम करने का तरीका भी दे देंगे, लेकिन जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आपका काम नहीं होगा। ठीक है, समरी इन सिंपल वे में समझ लिए कि एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम एक सपोर्टिंग नेटवर्क है
जैसे एक पौधे को उगने के लिए अच्छी मिट्टी, पानी और धूप चाहिए होता है ना, वैसे एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस ग्रो करने के लिए पॉलिसी, फाइनेंस, एजुकेशन, मेंटरशिप, कंसल्टेंसी, अकाउंटिंग, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है की ज़रूरत होती है। ठीक है, बात करें यूनिट 3 जो है डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बारे में है कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता, बल्कि इसके अलग अलग रूप, फॉर्म्स और डायमेंशन होते हैं। टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो फर्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। तो फर्स्ट है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये वो है जो नए आइडियाज़, नए प्रोडक्ट्स या नए तरीके, मेथड्स इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब जो हम लोग इधर से बात कर रहे थे वो था इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। ये वो होते हैं जो सक्सेसफुली चल रहे बिजनेस मॉडल्स या टेक्नोलॉजीज़ को कॉपी करते हैं और उन्हें अपने हिसाब से अप्लाई करते हैं। ठीक है, मान के चलो फ़ोन पे का सेम बना दिया पेटीएम, गूगल पे, ठीक है, यूपीआई। ये आते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सेम फीचर है बट अलग अलग। ठीक है, फैबियन एंटरप्रेन्योर, ये थोड़े हेजिटेट होते हैं, ये तब तक चेंज नहीं करते जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। ठीक है, जैसे कि आपका कोई फल वगैरह का दुकान वाला बंदा है ना, वो पूरे साल भर फल ही बेचता है। ठीक है, अब वो देख रहा है कि भाई मार्केट में सब लोग फल की जगह पे जूस बेचने लग गए हैं, वो फल ही बेच रहा है, कोई फल खरीद ही नहीं रहा उसका, है ना। तो ऐसे कंडीशन में वो अपनी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा, अपनी क्वालिटी को बढ़ाएगा। वो होते हैं फैबियन एंटरप्रेन्योरशिप। ड्रोन एंटरप्रेन्योरशिप, ये बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहते और पुराने तरीक़ों से ही काम चलाना पसंद करते हैं। जैसे कुम्हार हो गए, लोहार हो गए, लकड़हारे हो गए, लकड़हारे बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं उसे, मतलब कारपेंटर हो गए। ठीक है, मिस्त्री हो गए। तो कुछ मिस्त्री जो पुराने मिस्त्री वाले हैं, दिहाड़ी मजदूर वगैरह हैं, वो अभी तक इन सब में काम करते हैं, वो ड्रोन एंटरप्रेन्योरशिप आते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ इनोवेशन की बात करें तो डायमेंशन ऑफ चेंजेस में इनोवेशन इसका सबसे बड़ा डायमेंशन है। इसके कुछ मेन टाइप हैं। इंक्रीमेंटल इनोवेशन, पुराने प्रोडक्ट्स में छोटा मोटा सुधार, इम्प्रूवमेंट करना। रेडिकल इनोवेशन, कुछ बिल्कुल नया और अलग बनाना जो मार्केट को पूरी तरह बदल दे। ठीक है, डिसरप्टिव इनोवेशन, ऐसा नया प्रोडक्ट या सर्विस जो पुराने प्लेयर्स को मार्केट से बाहर निकाल दे। ठीक है, अब डिसरप्टिव इनोवेशन के बारे में बताऊं तो ये एक तरीके से फ़ोन पे समझ लो। दौड़ाने से पहले क्या था, लोग ज़्यादातर कैश लेके चल रहे थे, लेकिन जब से ये ऑनलाइन का सिस्टम आया तब से बहुत लोगों ने क्या कैश लेके चलना कम कर दिया है। ठीक है, वो ज़्यादा इतना रखते हैं कि इमरजेंसी में काम आ जाए, बस। अधिकतर लोग अब ऐसा ही कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन हर जगह चल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डोमेस्टिक वर्सेस ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप। टाइप ऑफ इनोवेशन में 3 टाइप ऑफ इनोवेशन है। एक है इंक्रीमेंटल इनोवेशन, रेडिकल इनोवेशन, डिसरप्टिव इनोवेशन। ठीक है, अब डोमेस्टिक वर्सेस ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करें तो डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप, जब आप अपने ही देश के अंदर बिजनेस करते हैं, इसमें लोकल लॉज, मार्केट परफॉर्मेंस, प्रेफरेंस और कल्चरल कंडीशंस का ध्यान रखना होता है। ठीक है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप, जब आप अपने बिजनेस को दूसरे देशों में एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, इसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल रेगुलेशंस और अलग अलग कल्चर्स की समझ होनी चाहिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डायमेंशंस बेस्ड ऑन स्केल। ठीक है, स्मॉल स्केल के लिए बात करें तो छोटे लेवल पर शुरुआत, जैसे लोकल बुटीक्स या आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेल्स होते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल में बात करें तो जब बिज़नेस का विज़न बड़ा हो और वो बहुत ज़्यादा कैपिटल और मैन पावर यूज़ करता है। ठीक है, स्मॉल बिजनेस कैसे बोला मैंने, जैसे लोकल बुटीक्स देखे होंगे आपने, छोटे मोटे काम हो गया उनके, मतलब छोटे वगैरह जो काम होते हैं, छोटे बिजनेस वाले आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचते हैं, छोटी दुकान लगा रखी है, उनसे थोड़ा बहुत पैसा आता है, घर चल रहा है। लार्ज स्केल में क्या है कि उन बंदे का यार इस साल 1000 कमाया, अगले साल
10,000 कमाया, मतलब आज 1000 कमाया, कल 2000 कमाया, परसों 10,000 कमाया, ऐसे करके वो अपना बिजनेस बढ़ाते जाते हैं। कुछ सीजन वाइज इनका काम नहीं होता, ठीक है। समझ इन सिंपल वर्ड में समझो तो एंटरप्रेन्योरशिप एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि आपका बिजनेस किस तरह का है, इनोवेटिव या कॉपी कैट, आपका मार्केट कहाँ है, डोमेस्टिक या ग्लोबल, और आप किस लेवल का चेंज इनोवेशन ला रहे हैं। ये सब फैक्टर्स मिलकर आपके एंटरप्रेन्योरशिप का डायमेंशन तय करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 4 की, तो एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटिशंस, ठीक है। इसके बारे में है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए आपके अंदर कौन कौन से स्किल और क्वालिटीज़ कॉम्पिटेंस होने चाहिए। व्हाट आर एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसेस का मतलब है वो स्किल्स, नॉलेज और बिहेवियर जो एक एंटरप्रेन्योर को उनके बिजनेस गोल्स अचीव करने में हेल्प करते हैं। ये वो ट्रेड्स हैं जो एक पर्सनल को नॉर्मल एम्प्लॉय से अलग बनाते हैं और उन्हें चैलेंज लेने के लिए रेडी करते हैं। इम्पोर्टेंस कॉम्पिटेंसीज की क्वालिटीज़ क्या होंगी इनकी। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में ये क्वालिटी होनी ज़रूरी है कि अपॉर्चुनिटी सीखे, अपॉर्चुनिटी सीकिंग, ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना और उसका सही समय पर फ़ायदा उठाना अपॉर्चुनिटी सीकिंग होता है, ठीक है। रिस्क टेकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क हमेशा होता है, इसलिए कैलकुलेटिव रिस्क लेने के लिए हिम्मत होनी चाहिए कि भाई साहब अगर मैं आज काम स्टार्ट कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं 6 महीना कुछ ना कमाऊँ, ठीक है। ये सोच के चलो भाई 6 महीना साल भर में कुछ ना कमाऊँ, लेकिन 6 महीना साल भर बाद में कमाऊँगा, ये ध्यान रख के चलो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, हमेशा अपनी प्रॉब्लम से सीखो कि तुम्हारे पास क्या कमी हो रही है, किस वजह से मैं सामान नहीं ले रहा। कोई बिज़नेस में रोज़ नई मुश्किल आएंगी, उन्हें कूल होकर सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल, अपने आइडियाज़ को दूसरों को समझाना, जैसे इन्वेस्टर्स या कस्टमर्स, और अच्छे टर्म्स पर डील फाइनल करना। कहाँ गया, चैप्टर 4 था ना। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन नेगोशिएशन स्किल की। तो परसिस्टेंस, मुश्किल समय में भी हार ना मानना और अपने गोल पर फोकस रखना। इंफॉर्मेशन सीकिंग, अपने इंडस्ट्री के बारे में हमेशा लेटेस्ट नॉलेज रखना और मार्केट रिसर्च करते रहना। हाउ टू डेवलप दिस कॉम्पिटिशंस, ये क्वालिटी सिर्फ पैदाइशी नहीं होती, इन्हें सीखना पड़ता है, ठीक है ना। ट्रेनिंग वर्कशॉप्स से सीखो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, ज्वाइनिंग करके देख लो उस पर। एक्सपीरियंस, छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करके और गलती सीख के प्रोसेस से सीखो। ज़्यादा नहीं, कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, ज़्यादा नहीं, 2000, 3000, 5000 से काम स्टार्ट करो, ठीक है। मार्केट बहुत बड़ी है, 2, 3, 5000 से काम स्टार्ट करोगे। छोटा सा बिजनेस भी मोबाइल का ले लो, लीड का ले लो, ठीक है। कोई सा भी काम स्टार्ट करो, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करो, किसी पे नहीं रहना, अपनी मर्जी से कोई सी भी छोटी सी काम स्टार्ट करो, ठीक है। कॉलेज स्कूल टाइम पर भी स्कूल वाले भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो रहे हैं, छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दे रहे हैं, लोगों को पैसे फंडिंग देते हैं, लेकिन लोग क्या खुद रख लेते हैं। लेकिन अगर वो उनसे खुद एक बार काम स्टार्ट करें तो उनको समझ में आएगा कि मार्केट में किस किस चीज़ की ज़्यादा नीड होती है, कैसे लोगों को हैंडल करना होता है, कैसे लोगों से बातें करनी होती है। ये सारी चीज़ें वो लोग अपने बिजनेस से समझ सकते हैं, ठीक है। छोटा बिजनेस होगा तो इनको इतनी ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी, ठीक है। मेंटोरशिप, एक्सपेंसेस मेंटोर्स से एडवाइस लेकर, एक्सपीरियंस मेंटोर से एडवाइस लेकर के, और एक बार के लिए अपने सर से भी एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाते थे, कॉलेज में हो तो आपको तो पता ही है कि टीचर्स आपका हमें सपोर्ट करेंगे। एक बार आप टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अकाउंटेंट्स होते हैं, सीए होते हैं, वो आप सबको इन सब चीज़ के बारे में बता सकते हैं, लेकिन वो उनका चार्जेस अलग होता है। सिंपल वे में आप समझते हैं, एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज का सिंपल मतलब है बिजनेस करने की क्षमता। ये सिर्फ
टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, बल्कि आपका एटीट्यूड और बिहेवियर है जो आपको मुश्किल सिचुएशन में भी बिजनेस को सक्सेस तक ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यूनिट 5 में हम बात करेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, कि कैसे हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और सेलेक्ट करेंगे। का मेन फोकस ये है कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर सही बिजनेस आइडिया को ढूंढता है और उसे सेलेक्ट करता है। ठीक है, काम को करने से पहले ये पता करो कि काम क्या करना चाहिए। ठीक है, मीनिंग ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब है मार्केट में कोई ऐसे डिमांड या प्रॉब्लम जैसे सॉल्व करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये तब होता है जब मार्केट में कोई गैप हो, यानी लोगों को कोई प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए और वो वहाँ अवेलेबल ना हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि कोई ऐसा काम करो जो लोग नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर 10 लोग वहाँ पे सेब बेच रहे हैं तो कोई ऐसा होगा जो सब्ज़ी बेच रहा होगा, तो जो लोग मार्केट में आए वो सब्ज़ी थोड़ा सिर्फ सेब ही लेंगे, सब्ज़ी भी लेंगे भाई, है ना। तो यही तरीका होता है मार्केट में उतरने का। सिंपल मैं बताऊँ तो अपने इलाके में देखो कि बाहर जाओगे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ों की दुकान होती है, लेकिन अपने तुम्हारे खुद के इलाके में ऐसी कौन सी चीज़ है तुम्हारे इलाके में नहीं बिकती। तुम उस चीज़ का काम स्टार्ट करो, तुम्हें पता चल जाएगा कैसे तुम्हारा काम कैसे चलता है। सोर्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, आइडियाज़ कहाँ से आता है? मार्केट ट्रेंड, आजकल के नए ट्रेंड जैसे ग्रीन प्रोडक्ट्स, मोबाइल ऐप्स या हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट्स पर नज़र रखना। ठीक है, पर्सनल स्किल्स एंड इंटरेस्ट, अपनी हॉबी या एक्सपीरियंस को बिजनेस में बदलना। ठीक है, कस्टमर्स फीडबैक, जब लोग किसी चीज़ की शिकायत करते हैं, ठीक है, वहीं से नया बिजनेस का आइडिया मिल सकता है। ठीक है, कोई बंदा शिकायत कर रहा है कि भाई तुमने जो सामान दिया इसमें ये कमी है, तो तुम उस कमी को सुधारो जिससे लोग तुम्हारे पास ज़्यादा आएंगे। ठीक है, क्योंकि तुम नए हो गए, लोग तुम्हारी कमी को सुधारने का मौका देंगे तुम्हें। ठीक है, लेकिन अगर तुम एक बार धीरे धीरे तुम अपने घमंड को नहीं सुधारोगे, अपने काम को बेहतर नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसीज़ चेंज, गवर्नमेंट की नए पॉलिसीज़ या टैक्स रूल्स से भी नए मौके मिलते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, आइडियाज़ ढूंढने का एक सिस्टम होता है। स्कैनिंग द इन्वायरमेंटल मार्केट टेक्नोलॉजीज़ और कॉम्पिटिटर्स पर नज़र रखना। आइडिया जनरेशन, बहुत सारे आइडिया सोचना, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग। इवोल्यूटिंग द आइडिया, हर आइडिया को चेक करना कि क्या वो सच में प्रॉफिटेबल होगा। देखो तुम लोग नए हो गए तो तुम लोग इतना इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज़ में, स्कैनिंग ऑफ इन्वायरमेंट में या आइडिया जनरेशन में इतना वो नहीं करते हो। अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रेप करें, स्कैनिंग इन्वायरमेंट, मार्केट टेक्नोलॉजीज एंड कॉम्पिटिटर्स पर नज़र कैसे रखना है हमें। ठीक है, आइडियाज़ कैसे सोचेंगे, अरे आइडिया चलेगा कि नहीं चलेगा मार्केट में, इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, सिंपल वे है, मार्केट में आपको ज़्यादा नहीं करना, आपको हर जगह जा के पूछना भी नहीं है, आपको सिंपल बस इतना नज़र रखना है कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है तुम्हें नहीं मिल रही। ठीक है, तुम्हें चाहिए, तुम्हारा काम चलेगा। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, कोई भी आइडिया चूज़ करने से पहले ये देखा जाता है कि मार्केट पोटेंशियल क्या है। जैसे क्या मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड है, जो मैं जैसे आपको बोल रहा था, मार्केट पोटेंशियल, मार्केट में डिमांड है कि नहीं है। मार्केट में डिमांड ही नहीं, आप लेके चले गए तो फ़ायदा नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी, कैसे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब चलो मैं एक्चुअली बताता हूँ, सर्दी का मौका है, मैं तेरे से आपको बता रहा हूँ, सर्दी का मौका है, आप गर्मी का तुम सामान बेच रहे हो तो क्या लोग खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे ना। तुम्हें बस ये देख करके चलना है कि भाई साहब ऐसी कौन सी चीज़ है, ठीक है, जो सीजन वाइज हो और साथ में लोगों को चाहिए भी, लेकिन वो है ही नहीं पूरे इलाके में। लोग लेने के लिए दूर जाते हैं या कहीं और से लेकर के आते हैं। लोग तुम्हारे पास से खरीदेंगे क्योंकि वो पास है, भले ही 100 रुपये का पेट्रोल फूकने से अच्छा है बंदा तो 10 रुपये एक्स्ट्रा देकर 20 रुपये एक्स्ट्रा देकर के तो उससे ले लेंगे। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग का बिजनेस, तो मैं बता दें प्रॉफिटेबिलिटी, क्या इससे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, क्या आपके पास उससे बनाने या स्टार्ट करने के लिए रिसोर्स, पैसा, टेक्नोलॉजी है। पर्सनल कंपैटिबिलिटी, क्या ये आइडिया आपके गोल्स और इंटरेस्ट से मैच करता है। अब ये नहीं है कि भाई आपको बनना था
कपड़ों का व्यापारी, आप बन गए मसालों के व्यापारी। कपड़ों के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी है, मसालों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, तो ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपको काम वैसा ही करना चाहिए जिस चीज़ की आपको अच्छी खासी जानकारी हो। टाइप ऑफ मार्केट रिसर्च, रिसर्च को 2 मेन पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। तो प्राइमरी रिसर्च ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आप खुद फील्ड में जा कर के लेते हैं, जैसे सर्वे करना, कस्टमर से इंटरव्यू लेना या फोकस ग्रुप बनाना। सेकंड रिसर्च ये वो इन्फॉर्मेशन है जो पहले से ही एग्जिस्ट करती है, जैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट, इंडस्ट्री मैगजीन्स या इंटरनेट पर अवेलेबल डेटा। जो पहले से डेटा अवेलेबल है उसको आपको सर्च करने देते नहीं है, प्राइमरी में आपको बस इतना सर्च करना है जो मैंने बताया आपको। प्रोसेस ऑफ मार्केट रिसर्च क्या होगा? मार्केट रिसर्च करने के स्टेप होते हैं। डिफाइनिंग का प्रॉब्लम, सबसे पहले ये तय करिए कि आपको क्या पता लगाना है। क्या लोग नए हैंडबैग डिज़ाइन पसंद करेंगे? ठीक है। डाटा कलेक्शन, सही टूल्स का यूज़ करके डेटा इकट्ठा करें, ठीक है। एनालिसिस, जो डेटा मिला है उसे एनालाइज करके रिज़ल्ट निकालना है। बिजनेस के लिए सही क्या है? डिसीजन मेकिंग, रिसर्च के रिज़ल्ट के सबसे बेस पर बिजनेस स्ट्रेटजी बनाना। वाई इज़ मार्केट रिसर्च इम्पोर्टेंट, कि हमें मार्केट को रिसर्च करना इम्पोर्टेंट क्यों है भाई? बिना रिसर्च करे क्या हम अपना काम नहीं कर सकते? यह आपको कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताता है, ठीक है, कि वो क्या बेच रहे हैं और उनकी प्राइस क्या है। ये कस्टमर प्रेफरेंस को समझने में मदद करता है ताकि आप प्रोडक्ट्स वैसे ही बनाएं जैसे कस्टमर चाहते हैं। ये रिस्क को कम करता है क्योंकि आप ब्लाइंड होकर बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। समरी इन सिंपल वर्ड, मार्केट रिसर्च का मतलब है सही जानकारी से सही फैसला लेना। बिना रिसर्च के बिजनेस स्टार्ट करना आंख बंद करके रोड क्रॉस करने जैसा है, लेकिन मार्केट रिसर्च कर आपको सही दिशा दिखाता है। बिजनेस प्लान प्रिपरेशन का मेन मकसद है ये है कि कैसे एक मास्टर प्लान बनाना जाए जो आपके बिजनेस की पूरी आउटलाइन दिखाए। ये सिर्फ एक पेपर नहीं बल्कि आपका बिजनेस का रोड मैप होता है। मीनिंग ऑफ बिजनेस प्लान के बारे में बात करें तो बिजनेस प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है कि आपका बिजनेस क्या है, आप इसे कैसे चलाएंगे और आपका आगे का गोल क्या है। ये आपके लिए एक गाइड की तरह काम करता है और इन्वेंटर्स जो पैसे लगाते हैं को कन्विंस करने में के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस प्लान, एक अच्छे बिजनेस प्लान में ये मेन चीज़ें होती हैं। एग्जीक्यूटिव समरी, ये पूरे प्लान का समरी होता है जो बताता है कि आपका बिजनेस क्या है। बिजनेस डिस्क्रिप्शन, इसमें आप अपने बिजनेस के एम, मिशन और विज़न के बारे में लिखते हैं। मार्केट एनालिसिस, इसमें आप बताते हैं कि आपके टारगेट कस्टमर कौन है और मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, आपकी टीम कौन है और बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा है। फाइनेंशियल प्रोजेक्टर्स, इसमें आप फ्यूचर के खर्चे और कितने प्रॉफिट होगा उसका इस्तेमाल देते हैं। वाई इज़ बिजनेस प्लान नेसेसरी, क्लैरिटी, ये आपको साफ तौर पर बताता है कि आपका क्या करना है और आपका रास्ता क्या है। सिक्योरिटी फंडिंग, अगर आपको बैंक से लोन या इन्वेस्टर्स से पैसा चाहिए तो वो हमेशा एक सॉलिड बिजनेस प्लान मांगते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, प्लानिंग करने से पहले ही समझ जाते हैं कि क्या मुश्किल आ सकती है और उन्हें कैसे हैंडल करना है। समरी इन सिंपल वर्ड, बिजनेस प्लान का मतलब है फ्यूचर की तैयारी। जैसे एक बिल्डिंग बनाने से पहले उसका नक्शा, ब्लूप्रिंट ज़रूरी होता है, वैसे ही बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस प्लान ज़रूरी होता है, ठीक है। बिजनेस प्लान फैसिलिटी का मतलब है, ये अब यूनिट 8 के बाद पहुँच गए हैं। बिजनेस प्लान फैसिलिटी का मतलब है ये चेक करना कि आपने बिजनेस प्लान बनाया है क्या वो रियलिटी में काम कर सकता है या नहीं। फैसिलिटी
स्टडी भी कहते हैं। व्हाट इज़ फीजिबिलिटी स्टडी? फीजिबिलिटी स्टडी का मतलब है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये टेस्ट करना कि क्या आपका आइडिया फाइनेंशियली, टेक्निकली और अपॉर्चुनिटली सक्सेसफुल हो सकता है। इसका प्राइमरी गोल ये कंफर्म करना है कि बिजनेस में पैसा लगाना सही डिसीजन है या नहीं। ठीक है। टाइप ऑफ फैसिलिटी, एक एंटरप्रेन्योर को ये 4 मेन चीज़ें चेक करनी चाहिए। टेक्निकल फैसिलिटी, क्या आपके पास प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़रूरी टेक्नोलॉजी, मशीनरी और स्किल है। इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल फैसिलिटी, क्या इस बिज़नेस में इतनी कमाई प्रॉफिट है, ये अपने खर्चे निकाल सकती है और आगे बढ़ सकते हैं। अपॉर्चुनिटी फैसिलिटी, क्या आपका प्लान डे टू डे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जैसे सेल, डिलीवरी, स्टाफ मैनेजमेंट को स्मूथली हैंडल कर सकता है। मार्केट फैसिलिटी, क्या मार्केट में कस्टमर सच में आपके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए इंटरेस्ट हैं। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, नुकसान से बचाव, ये स्टडी आपको बता देती है कि अगर आइडिया में कोई कमी है तो उसे शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए ताकि बाद में बड़ा लॉस ना हो। इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, जब आप इन्वेस्टर्स को दिखाते हैं कि आपने हर एंगल से फैसिलिटी चेक की है तो उनका आपके बिजनेस पर भरोसा बढ़ जाता है। ठीक है। समरी इन सिंपल वर्ड में कि फैसिलिटी स्टडी एक रियलिटी चेक है। बिजनेस प्लान बताता है कि आप क्या करना चाहते हैं और फैसिलिटी स्टडी बताती है कि क्या आप वो कर सकते हैं। यूनिट 9 जो बिजनेस प्लान इम्प्लीमेंटेशन है, इसका बारे में है कि कैसे अपने जो प्लान बनाया है यूज़ असल में ग्राउंड लेवल पर उतार कर बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो व्हाट इज़ बिजनेस प्लान इम्प्लीमेंटेशन? ये वो स्टेज है जहाँ प्लानिंग ख़त्म होती है और एग्जीक्यूटिव काम शुरू होता है। इसका मतलब है रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना और डे टू डे ऑपरेशंस को चालू करना ताकि आपके बिजनेस गोल्स अचीव हो सके। की एक्सेप्ट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस में कुछ ज़रूरी स्टेप शामिल होते हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट, रोज़ के काम कैसे होंगे जैसे मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंटरीज मैनेजमेंट और डिलीवरी सिस्टम को सेट करना। चूजिंग प्रोडक्शन टेक्निक्स की डिसीजन करना कि बिजनेस लेबर इंटेंशन ज़्यादा लोग होगा या कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा मशीन, टेक्नोलॉजिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है। टीम को ऑर्गेनाइज करना, कौन क्या काम करेगा, रिपोर्टिंग सिस्टम कैसा होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे बनती है। रिसोर्स एलोकेशन, पैसा, स्टाफ और टाइम को सही जगह यूज़ करना ताकि बिजनेस स्मूथ चले। बात करते हैं चैलेंज इन इम्प्लीमेंटेशन की। तो प्लानिंग और रियलिटी में हमेशा फ़र्क होता है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। सही वक्त पर डिसीज़न लेना और टीम को मोटिवेट कर रखना इम्प्लीमेंटेशन को सक्सेसफुल बनाता है। समरी इन सिंपल वर्ड में बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है एक्शन मोड। प्लान बनाना सिर्फ शुरुआत है, लेकिन असली सक्सेस तब मिलती है जब आप उस प्लान को सही तरीके से फील्ड पर इम्प्लीमेंट करते हैं। यूनिट 10 स्टार्टअप इनिशिएटिव का मेन फोकस ये समझना है कि नए बिजनेस स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट और दूसरी एजेंसीज क्या कदम उठा रही है। मीनिंग ऑफ स्टार्टअप, एक स्टार्टअप एक नया बिजनेस होता है जो किसी नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने या किसी नए आइडिया पर काम करने के लिए शुरू किया जाता है। ये अक्सर हाई ग्रोथ संभावना रखते हैं और इकोनॉमिक में नए जॉब्स क्रिएट करते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्टार्टअप आइडिया, भारत सरकार ने स्टार्टअप आइडिया नाम की एक नई बड़ी स्कीम लॉन्च की है जिसके मेन उद्देश्य ये है कि टैक्स बेनिफिट, पहला तो टैक्स बेनिफिट, स्टार्टअप को शुरुआती सालों में इनकम टैक्स में छूट दी जाती है। ठीक है। सिंप्लीफाइड प्रोसेस, बिजनेस रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस को आसान बनाया गया है ताकि नए एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा पेपर वर्क ना करना पड़े। तो फंडिंग सपोर्ट,
गवर्नमेंट स्टार्टअप को फंड करने के लिए अलग अलग फंड और फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। सपोर्टिंग इकोसिस्टम, सिर्फ पैसा ही काफ़ी नहीं है, ठीक है, स्टार्टअप को और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो है इंक्यूबेशन सेंटर, ये कैसे सेंटर हैं जो स्टार्टअप को ऑफिस स्पेस, इंटरनेट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस मॉडल टेस्ट कर सकें। मेंटरशिप, एक्सपेंसेस, लोग नए एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करते हैं ताकि वो गलती ना करें। नेटवर्किंग, स्टार्टअप को दूसरे इनोवेटर्स और पार्टनर से मिलने के मौके मिलते हैं। वाई आर दीज इनिशिएटिव इम्पोर्टेंट? ये नए एंटरप्रेन्योर का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। इनसे देश में इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज़ का विकास, डेवलपमेंट होता है। ये देश में बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में मदद करते हैं। समरी इन सिंपल वर्ड में बात करें तो यूनिट 10 का मतलब है सरकार का हाथ। स्टार्टअप इनिशिएटिव वो खुशियाँ हैं जिनसे सरकार नए बिजनेस ओनर्स को सपोर्ट करती है ताकि वो बिना किसी बड़ी रुकावट के अपने आइडियाज़ मार्केट में ला सकें और देश की तरक्की में योगदान दे सकें। यूनिट 11 मोबिलाइजेशन फाइनेंशियल रिसोर्स, इस बारे में है कि बिज़नेस शुरू करने और चलाने के लिए पैसे का इंतज़ाम, फंड कैसे किया जाए। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन का मतलब है बिज़नेस की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सही सोर्स से कैपिटल जुटाना। बिना सही फंडिंग के एक अच्छा आइडिया भी रुक सकता है, इसलिए इसे बिज़नेस का लाइफ ब्लड कहा जाता है। सोर्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, एक एंटरप्रेन्योर के पास पैसे जुटाने के रास्ते होते हैं। इक्विटी फाइनेंशियल, डेब्ट फाइनेंशियल, गवर्नमेंट स्कीम या बूटस्ट्रैपिंग, ठीक है। तो इक्विटी फाइनेंशियल की बात करें तो इसमें आप अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा शेयर के रूप में इन्वेस्टर्स को देते हैं, ठीक है, जैसे हम इक्विटी शेयर्स के नाम जानते हैं। डेब्ट फाइनेंशिंग, बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, उधार लेना जिसे आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है। गवर्नमेंट स्कीम, भारत सरकार की कई स्कीम हैं जैसे मुद्रा योजना जो छोटे और मीडियम लेवल के बिजनेस को लोन देते हैं, मदद करती है। चौथा है बूटस्ट्रैपिंग, जब एंटरप्रेन्योर खुद ही सेविंग पर्सनल पैसे लगाकर बिजनेस शुरू करता है, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलाइजेशन, ये वो लोग हैं जो कंपनीज होती हैं जो बड़े स्टार्ट में पैसा लगाती हैं जैसे शार्क टैंक, ठीक है। चूजिंग द राइट सोर्स, पैसा कहाँ से लेना है ये इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लोन लेने के इंटरेस्ट रेट कितना है। कंट्रोल, क्या आप बिजनेस का थोड़ा हिस्सा या कंट्रोल दूसरों को देने के लिए रेडी हैं। रीपेमेंट, क्या आपके पास इतनी कैश फ्लो है कि आप समय पर लोन की EMI चुका सकें। समरी इन सिंपल वर्ड का मतलब है कि बिजनेस के लिए फ्यूल भरने का तरीका, आपके पास फंडिंग के कई ऑप्शंस होते हैं और एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर वही सोर्स चूज़ करता है जो उसके बिजनेस मॉडल के लिए सबसे कम महंगा और कंफर्टेबल हो, ठीक है। मोबिलाइजेशन नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स का मतलब है कि बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ पैसे की काफ़ी नहीं होते। 11 में बात करें कि पैसे कैसे कमाएंगे, पैसे कैसे लोन लेना है और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स, ठीक है। जो हमारा पहला था 11वां चैप्टर किस चीज़ के ऊपर था कि मोबिलाइजेशन फाइनेंशियल रिसोर्स और नॉन मोबिलाइजेशन फाइनेंशियल रिसोर्स का मतलब है कि बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं होता, आपको कुछ और ज़रूरी चीज़ों का भी ध्यान देना ज़रूरत होती है जो आपके बिज़नेस को स्टैंड करने के लिए, बहुत ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स वो एसेट्स या सपोर्टिंग सिस्टम है जो डायरेक्टली कैश नहीं होती लेकिन बिजनेस के सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ये रिसोर्स बिजनेस की एफिशिएंसी और नेटवर्किंग को बढ़ाता है, ठीक है। कि नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स में मेंटरशिप की बात करते हैं। सबसे पहले एक्सपीरियंस मेंटर्स का गाइडेंस मिलता है जो आपको बिजनेस की गलतियों और चैलेंजेस से बचाता है। नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, इंडस्ट्री ट्रेंड, गवर्नमेंट रेगुलेशंस और मार्केट की सही जानकारी होना। नेटवर्किंग, सही लोगों
सप्लायर्स और पार्टनर्स के साथ रिलेशंस बनाना जो बिज़नेस को आगे बढ़ाने में मदद करें। ह्यूमन रिसोर्स टैलेंट, सही टीम का चुनाव करना, क्योंकि एक अच्छी टीम के बिना बड़ा आइडिया भी फेल हो सकता है। टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस को, सॉफ्टवेयर टूल्स और बेसिक ऑफिस स्पेस जो काम को स्मूथ बनाते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ, पैसे तो ख़त्म हो सकता है, लेकिन नॉलेज और स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग बिजनेस को लंबे समय तक ज़िंदा रखते हैं। ठीक है, तो पैसा तो ख़त्म हो सकता है, लेकिन नॉलेज और स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग लोगों बिजनेस को काफ़ी समय तक खड़ा कर सकता है। जैसे रिस्क रिड्यूशन, मेंटोर्स की एडवाइस से आप उन गलतियों का करने से बच सकते हैं जो दूसरे कर चुके हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, सही रिसोर्स होने से आप अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल सकते हैं। समरी इन सिंपल वर्ड्स, यूनिट 12 का मतलब है पैसों के अलावा ज़रूरी सहारा। जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए सिर्फ पेट्रोल नहीं, बल्कि एक स्किल्ड ड्राइवर और सही रास्ते की ज़रूरत, नॉलेज भी चाहिए होती है। वैसे ही बिजनेस के लिए नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड MSMEs। ठीक है, का मेन फोकस ये समझाना है कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज MSME क्या होता है और देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनका क्या रोल है। तो मीनिंग ऑफ क्या है, MSME देश की इकोनॉमी के लिए बैकबोन माना जाता है। ठीक है, ये देश की GDP ग्रोथ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ा योगदान देता है और बड़े पैमाने पर रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा करते हैं। ठीक है, ये देश के एक्सपर्ट्स निर्यात में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। MSME एक्ट 2006, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 को इन बिजनेस के विकास और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये एक्ट MSME के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिससे उनके लिए रजिस्ट्रेशन और सपोर्ट बनाना आसान हो जाता है। इस एक्ट का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि MSME को विलफुल डिफ़ॉल्ट या डेवलपमेंट पेमेंट देरी से होना वाला भुगतान के खिलाफ सुरक्षा देता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब है लोगों को बिजनेस शुरू करने के लिए ट्रेन करना और उन्हें ज़रूरी रिसोर्स प्रोवाइड करना, ताकि देश में नया उद्यमी सामने आ सके। ठीक है, MSME अक्सर नए एंटरप्रेन्योर के लिए पहली सीढ़ी होती है, जहां वो छोटा लेवल पर अपना बिजनेस मॉडल टेस्ट और ग्रो कर सकते हैं। समरी इन सिंपल वर्ड में बात करें तो छोटे बिजनेस बड़ा असर। MSME वो छोटा और मध्यम स्तर का बिजनेस है जो देश को रोज़गार और GDP देता है, और MSME एक्ट 2006 उनके लिए एक सुरक्षा कवच, प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करता है, ताकि वो बिना किसी परेशानी के बढ़ सकें। फैमिली बिजनेस इन इंडिया का मतलब फोकस ये समझना है कि भारत में परिवार द्वारा चलाए जाने वाला बिजनेस का क्या महत्व है और वो कैसे काम करता है। मीनिंग ऑफ फैमिली बिजनेस वो बिजनेस होता है जहां परिवार के मेंबर्स का कंट्रोल और मैनेजमेंट पर बड़ा असर होता है। इसमें अक्सर ओनरशिप एक ही फैमिली के पास होती है और यही फैमिली लंबे समय तक बिजनेस की स्ट्रेटजी और डिसीजन मेकिंग को लीड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक और फैमिली बिजनेस, ओनरशिप एंड कंट्रोल, बिजनेस के मालिकाना हक और फैसले लेने के शक्ति एक ही परिवार के हाथों में होता है। लॉन्ग टर्म विजन, क्योंकि ये बिजनेस आगे की जनरेशन को ट्रांसफ़र करना होता है, इसलिए इनका फोकस शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर होता है। ठीक है, वैल्यू इन बिजनेस में अक्सर परिवार की वैल्यू, संस्कार और कल्चर का बिजनेस स्टाइल पर बड़ा असर होता है। रोल एंड चैलेंजेस इन इंडिया, रोल भारत की इकोनॉमिक में फैमिली बिजनेस का बहुत बड़ा योगदान है। ये न सिर्फ बहुत लोगों को रोज़गार देता है, बल्कि देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी बड़े प्लेयर्स हैं।
चैलेंजेस। फैमिली बिजनेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सक्सेशन प्लानिंग, यानी अगली जनरेशन को बिजनेस कैसे सौंपना जाए होती है। इसका अलावा परिवार के अंदर के मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट्स भी बिजनेस पर असर डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप समझ लो अंबानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, ये क्या है, सेम फैमिली बिजनेस वाला सिस्टम, लेकिन टाटा तो कुबाड़ा था, तो उसको एक तो बिजनेस मान लो। ठीक है, टाटा में कहीं और ही चला गया, लेकिन अंबानी का तुम मान सकते हो। ठीक है, और यूनिट 15 जो हमारा लास्ट है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो बात करते हैं सक्सेस स्टोरीज़ का। मेन फोकस सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की जर्नी के और उनके अनुभव से सीखना है। ठीक है, तो सक्सेसफुल स्टोरीज़ मार्केट में बहुत सारी आते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ, बिजनेस जर्नीज़, कि वो लोग कैसे अमीर बने, स्टार्टअप कैसे किया उन्होंने, इनोवेशन क्या थी उनकी, लर्निंग फ्रॉम सक्सेस स्टोरीज से नए एंटरप्रेन्योर को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे इनोवेशन का महत्व, दृढ़ता, रिस्क मैनेजमेंट और रिसोर्स अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें किसी बंदे से की किताबें पढ़ के पता चला है कि लिमिट रिसोर्स कैसे पैसे इस्तेमाल करने, कैसे टीम मैनेज करना, कैसे टाइम मैक्सिमाइज करना है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाय स्टडी दी स्टोरीज मोटिवेशन, जब आप किसी सक्सेसफुल इंसान की कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपको अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत आती है, प्रैक्टिकल इंसाइट मिलती है, रोल मॉडल्स होते हैं वो लोग, जिससे अगर ये स्टोरी आपके रोल मॉडल बन जाते हैं तो नया एंटरप्रेन्योर को दिशा मिलती है। ठीक है, सबसे आसान जो मैं आपको बता सकता हूँ, मतलब कि कामयाबी का सफ़रनामा, सक्सेस स्टोरीज़ सिर्फ मोटिवेशन नहीं करती, बल्कि वो एक ब्लूप्रिंट, कामयाबी का रास्ता प्रोवाइड करती है, जिससे सीख कर आप अपने बिजनेस में बेहतर फैसले ले सकते हैं। तो आप सबका धन्यवाद, यहाँ तक ही था, और कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि BCOS 185 में मैंने आज ये शॉर्ट नोट्स ही क्यों बनाया, तो मैं इसलिए बताया क्योंकि देखो, आपके अगर आपके शॉर्ट्स क्लियर होंगे कि भाई हमको पढ़ना क्या है, ठीक है, या फिर हम लोगों को ये पता हो कि बेसिक्स क्या है, एंटरप्रेन्योर हम लोग करते क्यों, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, MSME है क्या चीज़। अगर हमें ये सारी चीज़ें पता ही नहीं तो हमें काम करने का फ़ायदा ही क्या है। कभी भी कोई भी नॉलेज जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम वो कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो बाय बाय, गुड बाय, डोंट forget to subscribe my channel and like, and don't forget to press the bell icon. Okay, thank you.